12th class students. Once again, welcome you all in the chemistry class. We are on chapter number 5, that is surface chemistry. Surface chemistry. Now, it's the last class. I hope that it will be our last class because I will try to complete the chapter and also cope up with the NCERT exercise. Okay, so let us start. As you all already know that we are discussing about the properties of colloid. We have discussed some properties of colloid already, that is like colligative property, color, Tyndall effect, Brownian movement, and last that we have discussed in yesterday class, it is charge on the colloidal particle. एज यू ऑल नो, मैंने चार्ज के आपको बारे में बताया था. बेसिकली जो आपका चार्ज होता है सिंपली क्या है, आपका कोई भी कॉलॉइड है, दिस इज अ कॉलॉइडल सोल. इट the surface of this colloid acquires some of the charge, may be positive or may be negative. ये कैसे भी हो सकता है, either it will be positive or either it will be negative, but होगा सेम. ठीक है. अब ये चार्ज किस वजह से आता है? द चार्ज इज बेसिकली डिसोसिएशन फॉलोड बाय एग्रीगेशन. कई बार क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल सोल्स होते हैं, सपोज करो सिल्वर सल्फाइड है, Ag2S का सोल है, इट विल डिसोसिएट. ठीक है, ये डिसोसिएट होगा तो इसमें आयंस बनेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो ये एक पार्टिकल आपका डिसोसिएट हो गया, एक पार्टिकल ऐसे ही रह गया, सपोज एक ये एज इट इज़ है एंड वन विल गोज इनटू Ag+1 एंड S2 माइनस, तो ये पार्टिकल इसके ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो सकते हैं. सेकेंड दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय इलेक्ट्रो डिस्पर्जन. ओके, थर्ड आता है आपका प्रिफरेंशियल. अच्छा, एक और है फ्रिक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. मींस डिस्पर्स में फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो फ्रिक्शन होता रहता है उसकी वजह से भी चार्ज आपका जनरेट हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से. एक आता है आपका प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर. दिस थिंग वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन द लास्ट क्लास. वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डबल लेयर के बारे में पढ़ा था, जीटा पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज, उसका एक नाम होता है एंड द नेम ऑफ दैट इज हेल्महोल्ट्ज़ नेबुला लेयर. जो आपके इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, उसे हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़, MHOLTS, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर हम उसको बोलते हैं. इसने कवर की थी. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द जीटा पोटेंशियल ऑल्सो देयर. ठीक है, तो आई होप अगर आपने नहीं देखी है अभी तक वीडियो तो यू मस्ट वॉच दैट. इन दैट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल. आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल. ओके, तो ये सारा चीज़ें मैंने वहाँ पर अच्छे से आपको डिस्कस किया हुआ है. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोएगुलेशन. बेसिकली इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करके बताती हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, अब आप देखिएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, सिंपल है. ठीक है, अब इसे एक्सप्लेन मैं किस तरीके से करती हूँ. सपोज करो मैंने कोई एक सेल लिया. ठीक है, दिस इज अ सेल. ठीक है, इसमें मैंने वाटर को फिल कर दिया है. ये इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप है. यहाँ पर एक कैप लगी हुई है बेसिकली. ठीक है, एक नॉब लगी हुई है. ये वाटर फिल कर दिया है मैंने इसमें, और इसके अंदर आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एंड दीज पार्टिकल्स आर ऑफ नेगेटिवली चार्ज Ag सिल्वर सल्फाइड सोल. इट मीन्स आप कह सकते हो इन सब पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, ये कॉलॉइड मैंने इसमें वाटर में ऐड कर दिया है. अब मैंने सिंपल क्या किया, अब मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, आपका एक बैटरी वायर कनेक्ट कर दिया है. ये इस तरीके से वायर से कनेक्ट कर दिया. दिस इज़ योर नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल. नाउ व्हाट हैपन, as you have already study about lot of the cells, तो अब क्या होगा, नेगेटिव जो चार्ज है वो किसकी तरफ मूव करने लगेगा, पॉजिटिव की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सारा इधर की साइड यहाँ पर मूव करने लगेगा ऑल द नेगेटिव. तो यही प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस. बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ colloidal particles towards the oppositely charged electrode in an electric field. Movement of colloidal charged particle in the opposite direction, opposite charge electrode in an applied electric field. जब आपका कोई भी colloidal particle oppositely charged electrode की तरफ move करने लगते हैं by applying an electric field, that process is known as electrophoresis. And this process we use to identify the charge
We use this process to confirm the presence of charge, whether the colloid is contain a charge or not. हमें इससे पता चल जाता है, अगर हमें दिखेगा मूवमेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट आपके पार्टिकल्स, आप देखो when all the सोल इज नेगेटिवली चार्ज, तो सारा नेगेटिवली चार्ज सोल यहाँ आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. इट मीन्स व्हाट हैपन, हमको क्या दिखेगा आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व, हमें कुछ टाइम बाद दिखेगा यहाँ पर सारा प्रेसिपिटेशन होगा. इट मीन्स इट इज क्लियरली सीन दैट कि उसके ऊपर कोई चार्ज है तभी तो पॉजिटिव की तरफ मूव कर. दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस आपने पहले भी सुना हुआ है. ऑस्मोसिस आपने कब वर्ड यूज़ किया था, यू यूज दैट वर्ड ऑस्मोसिस इन सॉल्यूशन. व्हाट इज ऑस्मोसिस, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इन द सेम वे इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को एक स्पेशल मेम्ब्रेन के थ्रू करो, दैट विल अलाउ टू मूव ओनली द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल. दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. सिंपली है कि जो आपका पार्टिकल है, जो आपने ये जो कॉलॉइड के पार्टिकल हैं इनके मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, एंड ओनली द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स कैन मूव थ्रू अ स्पेशली मेम्ब्रेन इन द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. ओके, नेक्स्ट आपका आता है कोएगुलेशन. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमने, आपको याद होगा पेप्टाइजेशन हमने एक प्रोसेस किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड. वहाँ पर आपको क्या होता था, प्रेसिपिटेट के बहुत लार्जर मॉलिक्यूल्स होते थे. दिस इज अ प्रेसिपिटेट. ये आपका क्या है, पीपीटी है. इसमें आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते थे, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता था. वहाँ मैंने आपको बताया था बिकॉज द कॉमन एन आयन विल एड्जॉर्ब ऑन इट सरफेस. सपोज करो अगर इस पर पॉजिटिव आयन एड्जॉर्ब हो रहा है तो सब पे पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा. रिपल्शन की वजह से जो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन है दैट विल स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन एंड दे विल कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर पार्टिकल विच विल लाई इन द कॉलॉइडल रेंज. तो ये जो आपका प्रोसेस था दैट इज नोन एज पेप्टाइजेशन. दैट इज द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कॉलॉइड. अब हमें पढ़ना क्या है, द प्रोसेस इज कोएगुलेशन. ठीक है, तो अब हम जरा कोएगुलेशन को देखते हैं. अब ये कोएगुलेशन क्या है, ठीक है. तो सिंपली प्रेसिपिटेट किसी भी कॉलॉइड को एग्रीगेट करके कोएगुलेट करना, किसी भी कॉलॉइड का एग्रीगेशन, या सिंपल कहो प्रोसेस ऑफ, इट इज सिंपली प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन. क्या बोलेंगे उसे हम, प्रेसिपिटेशन, और आइदर वी नोन इट इज एज कोएगुलेशन. ठीक है. अब कोएगुलेट आपने पढ़ा था, जनरली हम लायोफोबिक केस में ज़्यादा पढ़ते हैं. ठीक है, बिकॉज लायोफिलिक तो सेल्फ स्टेबलाइज होते हैं. ठीक है, मेन हमारा क्या मोटिव होता है, लायोफोबिक सोल को स्टेबलाइज करना. ठीक है, लायोफोबिक सोल में हमारा कोएगुलेशन ईजी होता है, लायोफिलिक में इतना ईजी नहीं होता. तो हम बेसिकली पढ़ेंगे यहाँ पर लायोफोबिक सोल कोएगुलेशन, कोएगुलेशन मतलब क्या है, सिंपली आपके कॉलॉइड पार्टिकल को एग्रीगेट करना और उनको सेटल डाउन करना. जब वो सेटल डाउन होंगे तो वो कोएगुलेट होंगे, और वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो लायोफोबिक सोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लायोफोबिक तो इतना ईजीली कोएगुलेट नहीं होता, उसको हम बाद में देखेंगे. बेसिकली अब हम जितने भी कोएगुलेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है कोएगुलेशन के मेथड, वो सारा हम किस में पढ़ेंगे, लायोफोबिक सोल के लिए. तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस. अभी हमने देखा क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस. आप यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या देखा, वी कैन सी दैट द चार्ज अपोजिट सोल पार्टिकल, द कॉलॉइड पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन. जब सारा का सारा कॉलॉइड इधर मूव करेगा तो यहाँ पर आकर इकट्ठा होने लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, और जब कॉलॉइड एक जगह एग्रीगेट होता है तो वो क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है या प्रेसिपिटेट हो जाता है. तो सिंपली इट इज़ डन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. सेकेंड मेथड है बाय मिक्सिंग. सेकेंड मेथड इज बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सोल. जिसे एक कॉलॉइड आपका पॉजिटिव है, एक कॉलॉइड नेगेटिव चार्ज है, और दोनों को मिक्स करो, दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे. चार्ज की वजह से ही तो स्टेबल होता है. जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे. ठीक है. थर्ड वन इज बॉइलिंग.
बॉइलिंग से क्या होता है, जब आप हीट करते हो किसी भी कॉलॉइड को, ये आपके छोटे छोटे कॉलॉइड पार्टिकल है, ठीक है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, जब आप हीट करते हो किसी भी, आप इसे हीट करोगे तो व्हाट हैपन दैट द कोलिजन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम विल इंक्रीज। कोलिजन ऑब्वियसली बात है, आप समझो, व्हेन यू प्रोवाइड हीट इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, कोलिजन बिटवीन द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज पार्टिकल विल इंक्रीज, तब इनका कोलिजन इंक्रीज होगा तो इनके बीच का जो चार्ज है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, चार्ज था इनके ऊपर प्रेजेंट, लेकिन जब ये मूव करेंगे तो मूव करने के साथ साथ ये चार्ज भी तो दूर भागेगा इनसे, तब ये चार्ज दूर जाएगा तो चार्ज रिड्यूस होगा, दैट विल कोज कोएगुलेशन। उसके बाद आता है आपका पर्सिस्टेंट डायलिसिस। पर्सिस्टेंट डायलिसिस, आपको याद है हमने डायलिसिस में क्या किया था, इट इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। डायलिसिस में हम क्या करते थे, हमारा एक डायलिसिस बैग होता था, ठीक है, हम वाटर फ्लो करते थे कॉन्टिन्यूसली उसके थ्रू, इस तरीके से हम इस तरीके से क्या फ्लो करते थे, वेट बेटा, आई नीड अ पेन। तो आई होप यू रिमेंबर अबाउट डायलिसिस। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन डायलिसिस, हम वाटर फ्लो करते थे, इसके अंदर कॉलॉइड होता था, कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती थी या इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे, आयंस होते थे, तो हम वाटर को फ्लो करके जो भी सॉल्युबल आयंस होते थे बाय इलेक्ट्रोलिसिस डायलिसिस या बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस उनको रिमूव करते थे। एज आई टोल्ड यू कि जब आप कॉलॉइड को प्रिपेयर करते हो, ठीक है, कॉलॉइड प्रिपरेशन रिक्वायर सम इलेक्ट्रोलाइट, क्या चाहिए उसे, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ठीक है, उसको स्टेबल करने के लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट तो ज़रूर चाहिए, ठीक है, तभी तो चार्ज आता है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। सपोज करो वी प्रोलॉन्ग्ड ऑन डायलिसिस, मतलब हम डायलिसिस प्रोसेस को वी कंटिन्यू विद दिस डायलिसिस प्रोसेस, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट विल रिमूव, सारे आयंस जो भी हैं वो रिमूव हो जाएंगे। व्हेन ऑल द आयंस विल रिमूव, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट विल रिमूव बाय पर्सिस्टेंट डायलिसिस, देयर विल बी नो चार्ज ऑन द कॉलॉइडल पार्टिकल एंड दे विल बी सेटल डाउन। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है आपका बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट, बेसिकली बाय एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, मैंने आपको बोला है दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नेसेसरी, small amount of electrolyte is necessary but not the excess amount of electrolyte is necessary। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो ये मेरा सोल है, ठीक है, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज सोल, इस पे नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है, जो इसके इलेक्ट्रोलाइट जो भी है। अब नाउ आई एम एडिंग, ठीक है, मैं इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रही हूँ, आई एम एडिंग अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो किया है या ऐड किया है। आपको डबल लेयर बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय डबल लेयर। डबल लेयर होता है अपोजिटली चार्ज जो सेम इलेक्ट्रोलाइट में से आना, लेकिन अब आप बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो ना, व्हाट हैपन, दिस के पॉजिटिव, के पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, दिस के पॉजिटिव विल न्यूट्रलाइज दिस चार्ज। जब वो एक्सेस में आएगा इलेक्ट्रोलाइट तो न्यूट्रलाइजेशन होगा चार्ज का, when neutralization of charge will occur then particles will coagulate and settle down or precipitate out, ठीक है। तो आई होप ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ इस कॉन्सेप्ट को आपको बताया था हमें हार्डे एंड शुल्जे, हार्डे एंड शुल्जे, शुल्ज भी हम इसे बोलते हैं, हार्डे एंड शुल्ज रूल, ठीक है। हार्डे एंड शुल्ज रूल क्या था, अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव डाला, एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो मैं MgCl2 भी तो ले सकती हूँ, उसमें Mg पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप बताओ विच इलेक्ट्रोलाइट या विच आयन विल न्यूट्रलाइज दिस चार्ज फास्टर, कौन सा चार्ज ज़्यादा फास्टर इसे न्यूट्रलाइज करेगा जिस पे हायर चार्ज है। तो ये हार्डे शुल्जे रूल थे। पहला क्या था, पहला रूल ये था आयन कैरिंग अपोजिटली चार्ज, ion carrying charge opposite to soul, charge opposite to soul particle are effective in coagulation। फर्स्ट पॉइंट तो ये था, are effective in coagulation। This is the first point of Hardy-Schulze rule कि अगर if you are taking an electrolyte then the ion which carrying the opposite charge to the sole particle is are effective in coagulation। Second इसका point क्या था, second and main point that coagulating power of an ion is directly proportional to the वैलेंसी ऑफ द आयन। जैसे सपोज करो वैलेंसी मीन्स इस पर क्या है +1 है, इस पर चार्ज क्या है +2 है, हायर वैलेंसी इज ऑफ मैग्नीशियम +2
नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव है, तो इसकी जो कोएगुलेटिंग पावर है वो ज़्यादा होगी। कोएगुलेटिंग भी बोलते हैं, या फिर हम इसे क्या भी बोलते हैं, फ्लोक्यूलेटिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? फ्लोक्यूलेटिंग। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन के लिए। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये है, द आयन विच हैविंग हायर वैलेंसी इज़ मोर इफेक्टिव इन कोएगुलेशन। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जाम्पल, तो अगर मैं 3 आयन्स लेती हूँ, ठीक है, सपोज करो आई एम टेकिंग अ नेगेटिवली चार्ज सोल एंड 3 आयन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। एक मेरा एल्यूमिनियम है, एक मेरा बेरियम है और एक मेरा सोडियम है। मैंने ये क्या लिखी है? इनकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर। क्या लिखी है? इनकी फ्लोक्यूलेटिंग और कोएगुलेटिंग पावर, कोएगुलेटिंग पावर ऑर्डर, ठीक है। मीन्स एल्यूमिनियम, अगर किसी, इफ यू आर टेकिंग अ नेगेटिवली चार्ज सोल, क्या है ये? नेगेटिव सोल है, देन द फ्लोक्यूलेटिंग और कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इज हायर। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज सोल लेते हो तो आप नेगेटिव वैलेंसी चेक करोगे, हायर द नेगेटिव वैलेंसी मोर विल बी द कोएगुलेशन विल अकर। एंड बेसिकली हम एक कोएगुलेटिंग वैल्यू को और हमें पढ़ना है, कोएगुलेटिंग और फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू। कोएगुलेटिंग वैल्यू आपकी क्या होती है? कोएगुलेटिंग वैल्यू इज concentration of electrolyte in millimole per liter require to cause precipitation of soul in 2 hours। ये टाइम बाउंडेड है। इफ यू आर टेकिंग कंसनट्रेशन इन मिलीमोल पर लो, तो कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी? कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल इन 2 hours। और ऑब्वियस सी बात है, द हायर द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड। मीन्स अगर आपको किसी भी नेगेटिव चार्ज सोल को अप्लाई करना है, इफ़ यू आर टेकिंग Na पॉजिटिव एंड इफ़ यू आर टेकिंग एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो 1 एल्यूमिनियम कंटेन 3+ चार्ज, 1 सोडियम कंटेन +1 चार्ज, तो आपको किसका अमाउंट कम चाहिए? एल्यूमिनियम का। तो ऑब्वियस सी बात है, हायर द कोएगुलेटिंग पावर, लेसर विल बी द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हाउ कैन बी द कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल इज डन। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक। कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक, तो बेसिकली जो लायोफिलिक की स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, कि स्टेबल होता है 2 रीज़न की वजह से। आपको पता है लायोफिलिक सोल्स आर लिक्विड लविंग। तो फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट, ठीक है। स्टेबल किसकी वजह से होता है? सॉल्वेंट की वजह से। दे आर वेरी मच अट्रैक्ट टूवर्ड द डिस्पर्सन मीडियम, इसलिए इतना इजीली वो लोग ये कोएगुलेट नहीं होते। और दूसरा वही होगा आपका चार्ज। दूसरा क्या होगा? सेम चार्ज। तो चार्ज वाले को आप कैसे करोगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इफ़ यू ऐड इलेक्ट्रोलाइट देन इट विल कोएगुलेट। सॉल्वेंट वाले को क्या ऐड करोगे? यू विल ऐड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आप क्या ऐड कर दो? कोई भी ऐसा एजेंट ऐड कर दो जो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस को अलग कर सके। सपोज करो मेरा एक पार्टिकल है कॉलॉइड का, ठीक है, इसके लिए मेरा वाटर क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। वाटर विल एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम। इसके साथ इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई दिस पार्टिकल आर स्टेबल। नाउ आई एम एडिंग अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल क्या करता है? वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाता है। जब अल्कोहल वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, इट मीन्स इट विल डिहाइड्रेट वाटर, कह सकते हो यार सिंपली। द इंट्रैक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर विल इंक्रीज, सो इट विल रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग इंट्रैक्शन बिटवीन कॉलॉइडल पार्टिकल एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे? कॉलॉइड पार्टिकल, दे विल कोएगुलेट। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड। कॉलॉइड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? बेसिकली आपके जो लायोफिलिक कॉलॉइड होते हैं वो तो ऑलरेडी स्टेबलाइज होते ही होते हैं, ठीक है। हमें बात करनी है यहाँ पर लायोफोबिक की, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लायोफोबिक कॉलॉइड स्टेबलाइज्ड बाय लायोफिलिक कॉलॉइड। बहुत अच्छी चीज़ है ये लायोफिलिक कॉलॉइड। कैसे? ये आपका लायोफोबिक कॉलॉइड है, लायोफोबिक है, और इसके सराउंडिंग में जब आप ऐड करोगे तो इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा? लायोफिलिक।
अब जब ऐड करोगे तो इसको सराउंड क्या कर लेगा, लायोफिलिक, तो वो उसे क्या कर देगा, स्टेबलाइज, क्योंकि वो खुद स्टेबल होता है तो उसे भी क्या करके रखेगा, स्टेबलाइज में पकड़ के रखेगा. सो एंड दीज टाइप ऑफ कॉलॉइड आर नोन एज प्रोटेक्टिव कॉलॉइड. क्या बोलते हैं हम इन्हें, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल. सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द एनसीईआरटी एक्सरसाइज. हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ लेते हैं. मैं टेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. आई होप यू हैव डन ऑलरेडी दिस क्वेश्चन. यू हैव टू राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है. ये तीनों क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू इन द असाइनमेंट, ठीक है. तो अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी आपका कैटालिसिस प्रोसेस है इट इज़ कट इट डाउन फ्रॉम द सिलेबस. तो हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है. हम सीधा कॉलॉइड्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पे आते हैं. कॉलॉइड्स के बेसिस पे जो भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, यस, ये लास्ट पे ही आ गए पेज पे. अच्छा, आपसे पूछा हुआ है व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन द हार्डे-शुल्जे लॉ. अभी हमने हार्डे-शुल्जे लॉ पढ़ा था. हार्डे-शुल्जे लॉ सेज दैट the ion which carrying the opposite charge is more effective in coagulation, and also the higher the valency, higher will be the coagulating power. But हार्डे-शुल्ज ने कहीं भी साइज़ की बात नहीं की थी. आपको भी पता होता है कि अगर जितना साइज़ आयंस का होता है उतने ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होते हैं, उतने ज़्यादा उनकी पोलराइजिंग पावर होती है, और उन्हीं की उतना ही ज़्यादा उनकी क्या होगी, फ्लो कोएगुलेटिंग पावर. तो आप इसमें मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हो, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द साइज ऑफ आयन हियर, ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाई इज इट एसेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली. तो आपको पता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिक्स रह जाते हैं प्रेसिपिटेट के साथ, तो उन्हें रिमूव करने के लिए हमें उन्हें वॉश करना है, ठीक है. तो ये आपका हो गया. उसके बाद हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे आते हैं. Distinguish between adsorption and absorption. Example of each. Very much clear to you. Difference between physisorption, chemisorption. NCERT has given a lot of difference. Give a reason why a finely divided substance is more effective as an adsorbent. Already discussed in the in-text question. What are the factors which influence the adsorption of a gas on a solid? तो obvious सी बात है, क्या क्या इसमें हो सकते हैं. इसमें नेचर ऑफ गैस हो सकता है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट. गैस को एड्सॉर्ब करने के लिए नेचर ऑफ गैस कैसा है, हाईली लिक्विफाइड गैस है या नहीं है, व्हाट विल बी द प्रेशर यू आर अप्लाइंग, व्हाट टेम्परेचर यू आर टेकिंग. तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी या नहीं करेंगी. और सबसे मेन बात, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. डिस्क्राइब फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ऑलरेडी डन. What do you understand by activation of adsorbent, ठीक है. तो activation of adsorbent का मतलब क्या है, increasing the activation power of the adsorbent. मीन्स क्या करना है आपको कि आपका जो भी adsorbent है उसका activation power आपको increase करना है. और आपको कैसे increase करना है, सबसे पहले आप कैसे increase कर सकते हो. आपकी एड्सॉर्बेंट पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर कि हमारा अगर कोई मेटल भी लेते हो तो मे बी इट विल बी नॉट प्योर बिकॉज सम ऑफ द गैसेस मे बी एड्सॉर्ब ऑन द मेटल. तो उसे प्योरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें गैसेस को रिमूव करना होता है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है, यू कैन रिमूव द गैस एड्सॉर्ब, ठीक है. आप एड्सॉर्बेंट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दो तो उसकी वजह से भी उसका एक्टिवेट हो जाएगा. भाई सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा. सो देयर आर दीज टू मेथड. नेक्स्ट 5.7 अगेन कट द डाउन दिस क्वेश्चन. व्हाई इज एड्सॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक. बिकॉज एड्सॉर्प्शन की वजह से आपकी जो फोर्सेस होती है या सरफेस जो होती है, फोर्स जो होती है, अनबैलेंस फोर्स ऑन द सरफेस विल डिक्रीज, जिसकी वजह से सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है विच रिजल्ट इन द exothermic process. Next, how are colloid solution classified on the basis of physical state of the dispersed phase and dispersion medium? Already discussed. Discuss the effect of pressure and temperature on the adsorption of gases of solids. Gases of solids पे आपको डिस्कस करना है. प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आप इसको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से कर सकते हो. दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. इट विल डिपेंड वेदर यू आर टेकिंग फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन. तो आपकी दो चीज़ें होंगी. अगर आप फिजिसॉर्प्शन ले रहे हो तो वो आपका टेम्परेचर के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा. और अगर आप केमिसॉर्प्शन ले रहे हो तो वो डिक्रीज होगा. नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और हमेशा याद रखना
ये दो प्रोसेस जो होता है ना ऑलवेज एक्सोथर्मिक। आपको पता है स्टार्टिंग में हमेशा फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। पहले सिर्फ डिफ्यूज़ होता है आपका जो भी पहले सिर्फ क्या होता है, कोई भी सरफेस आपने ली है, ऑन दैट सरफेस एनी सब्सटेंस विल डिफ्यूज, तो वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होती है, दैट इज केमिकल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट लायोफिलिक लायोफोबिक सोल्स, पता है एग्जाम्पल देना है। हाइड्रोफोबिक सोल्स आर इजिली कोएगुलेटेड, तो आपको पता है अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से दे कैन बी इजिली कोएगुलेटेड। तो चार नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिकुलर एंड मैक्रोमॉलिकुलर? आप यार एंजाइम्स छोड़ दीजिए, वी हैव नॉट डन विद द एंजाइम। हाउ कॉल्ड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज, ये तीनों टाइप की क्लासिफिकेशन आ गए। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। Tyndall effect, an electrolyte NaCl is added to hydrate ferric oxide salt। ठीक है, तो जब आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाएगा NaCl, तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपके पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइडल पार्टिकल है, आपको पता है जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट होता है इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव क्लोराइड आयन उस पर एब्जॉर्ब होगा जाएगा एंड इट विल कोएगुलेटेड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, द चार्ज पार्टिकल विल मूव थ्रू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड दे विल कोएगुलेट। नेक्स्ट, इमल्शन, अगेन हमें नहीं पढ़ना। 15-17, एक्शन ऑफ सोप ड्यू टू इमल्सिफिकेशन एंड माइसिल फॉर्मेशन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप आप पढ़ सकते हो, इमल्सिफिकेशन का इसमें रोल नहीं आएगा। फॉर अगेन हेट्रोजिलेस नहीं पढ़ना, एक्टिविटी सेलेक्टिविटी ये भी नहीं पढ़ना, जियोलाइट्स नहीं पढ़ने, सेप सेलेक्टिव नहीं पढ़ने, ये प्रोसेस हमने कर दिए। माइसिल्स पढ़ने, गिवन एग्जांपल ऑफ मिसिलर सिस्टम, ये भी आप इजीली दे सकते हो। एक्सप्लेन द टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये आपको जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम उनके बेसिस पे है। उसके बाद यू हैव टू कमेंट ऑन द सब्सटेंस, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। उसके बाद यू हैव टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड, आपको कॉलॉइड के एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ना है। और उसके अलावा कॉलॉइड हमारे सराउंडिंग में क्या है, मैं आपको यहाँ से सिर्फ रीड आउट करके बता दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई जो होता है दैट इज बिकॉज डस्ट पार्टिकल आपके वाटर के साथ सस्पेंडेड रहते हैं, दैट विल एक्ट एज अ कॉलॉइड, ये मैंने आपको बताया गया था। एंड जो भी ब्लू लाइट को स्कैटर्ड करते हैं दैट विल रीचेज आवर आइज एंड दैट्स व्हाई स्काई लुक्स ब्लू टू अस। फॉग, मिस्ट एंड रेन, जो भी आपके इन सब के बारे में दे रखा है, ये आपका है फॉग, मिस्ट एंड रेन, लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। मॉइस्चर कंडेंस होता है, फाइन ड्रॉपलेट बनती है। कॉलॉइड होती हैं जो भी ड्रॉपलेट आपकी नेचर में होती है, फ्लोट होती है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट और फोग। ठीक है, तो ये आपको क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था, एरोसोल। इसके अलावा आप आर्टिफिशियल रेन के बारे में मैं आपको बता दूँ, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, जो भी आपके क्लाउड्स हुए हैं, जो भी आपका फॉग बना है, क्लाउड्स बने हैं, दे आर कॉलॉइड। तो आप इन पे क्या करो, आप क्लाउड्स के ऊपर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को स्प्रेड करा दो। जब इलेक्ट्रोलाइट को स्प्रेड कराओगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रीफाइड सैंड और स्प्रेइंग अ सोल कैरिंग चार्ज अपोजिट, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्रेक होंगे। जब आप अपोजिटली चार्ज उस पर फेंकोगे, अपोजिटली चार्ज उस पर कराओगे, तो वो क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, तो आपके कॉलॉइड की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी और वो नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन। उसके बाद आपका है अच्छा फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, डेल्टा कैसे बनता है, सिम्पली यू नो दैट रिवर वाटर इज अ कॉलॉइडल सोल्यूशन। आपका जो रिवर होता है, रिवर वाटर, इट विल कंटेन मैनी सैंड एंड सॉइल पार्टिकल, सो इट इज़ अ कॉलॉइडल सोल्यूशन। व्हेन इट मीन्स वी मिट विथ सी वाटर, आपकी ये रिवर है, ये सी है, ठीक है, इट विल कंटेन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सॉल्ट इसमें होते हैं। उसके अलावा आपका जो रिवर है वो कॉलॉइड है। जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कॉलॉइड के चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, दे विल बिकम कोएगुलेटेड, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डेल्टा। तो आई होप ये सारी एप्लीकेशंस एंड द कॉलॉइड विच आर प्रेजेंट अराउंड अस यू हैव टू रीड योरसेल्फ। ठीक है, आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें। क्वेश्चंस हो गए इन द जूम क्लास, आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, and then we are start with the organic chemistry in the next class. So I hope कि आपको अब कोई और डाउट नहीं है इस चैप्टर में. If you are still having any doubt then you can ask me
द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक आई विल प्रोवाइड टू यू. जितने भी हमने आज तक पढ़ा है ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइड, ओनली आई विल लेफ्ट विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड. ठीक है, तो जो भी हमने आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड डिस्कस की है, वी हैव आई विल प्रोवाइड द नोट्स टू यू. So you can note it down in your notebook, and also you have to complete your NCERT exercise because I have already discussed. So you have to complete your NCERT exercise in chemistry notebook only. And assignment, one assignment you have already done. I think that is of chemical kinetics. तो इसका ऐसा कोई assignment नहीं है. We just discussed the extra question in the Zoom class. Thank you so much.